ट्रेंड के मुताबिक। अनुज, चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार को मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट का इंतजार रहता है। पिछले 26 साल से हर साल ये रिपोर्ट बाजार के गहरे इंसाइट देती रही है निवेशकों को। इसके जरिए अगले साल की मुनाफे वाली थीम का अंदाज़ा लग जाता है। मोतीलाल ओसवाल की 27वीं वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट आज आने वाली है। हमें तो अब उसका एक्सेस है। बाजार के मोड़ और अगले साल के ट्रेंड्स पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप ये रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। Very good morning, Anuj, and very pleased to be here after 2 months of 2 महीने का वनवास जो आपने लिया वनवास के बाद जो है, so I am feeling very nice. चलिए, काफ़ी रिफ्रेश लग रहे हैं आप रामदेव जी। तो एक शुरुआत करते हैं। एक ये जो आपकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2017 से 22 का एक जो वेल्थ क्रिएशन है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज 92.5 ट्रिलियन हाईएस्ट एवर। वो तो मान सकते हैं क्योंकि बेस बढ़ रहा है तो उस हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन कैगर के हिसाब से भी जो कंपाउंडिंग है वो भी 8 साल में एक जो हाईएस्ट है, तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है और आपको लग रहा है कि अब ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा? देखिए, इस बार क्या हुआ है अनुज की मतलब बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2015 से चालू हुआ है। 2017 से मैसिव रीरेटिंग चालू हुआ है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी रीरेटिंग बहुत भयंकर हुई है। सो आप देखें जितने भी 10 कंपनी हैं उसमें half the wealth is created by re-rating and other half by definitely earnings. So earnings 15% बढ़ेगा। जैसे रिलायंस जो है रिलायंस जो है मेरे ख्याल से 32% से बढ़ा है, लेकिन अर्निंग्स बढ़ा सिर्फ 14%। तो मोर देन हाफ, मतलब 60% आपका जो है री रेटिंग से हुआ है। तो उसका पी मल्टीपल था 14 हो जाए और 30 हो गया। सो ये सब पूरे लिस्ट देख लीजिए आप। TCS 18 से 36, आपका इन्फोसिस 17 से 37। तो ये मेरे ख्याल से लगता है कि ये जो लो इंटरेस्ट एनवायरनमेंट था ग्लोबली, ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट रेट हो गया था, यहाँ पे 5% से नीचे लगा था। आई थिंक दैट लेड टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट, और उसी कारण से जो पहले जो हायर डिस्काउंटिंग था उसका पी मल्टीपल बढ़ा है। और मतलब दूसरा कुछ समझ में नहीं आता कि और क्या हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग और ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी जो है जिसके कारण से ये री रेटिंग डी रेटिंग होता है, ये एक बहुत मिस्टीरियस फेनोमेनन है। तो नहीं रामदेव जी, फिर उसमें अगला सवाल ये आता है कि ये तो हो चुका और ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्ट्रा जीरो और नेगेटिव भी थे कई बार तो इंटरेस्ट रेट। अब हम बात कर रहे हैं एक ओवर टाइटनिंग की, फेड शायद ओवर टाइटन कर दे। यहाँ कल भी हमने देखा 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ और ऑलरेडी वो जो TCS का 36 का PE है वो ऑलरेडी 30 के आसपास आ गया है। इन्फोसिस ऑलरेडी 26 के करीब आ गया है। काफी करेक्शन हो चुका है। तो ये क्या वापस वो 8 ईयर की एवरेज पे जाएगा या एक थोड़ा बहुत प्रीमियम फिर भी रहेगा उसके बाद भी? मतलब ये बहुत बड़ी बात है कुछ भी बोलने का, लेकिन अभी तो कम से कम ऐसा लगता नहीं शॉर्ट टर्म में कि ये जो इतना एक्सपांशन हुआ है पी, तो वहाँ पर और कोई जगह है। अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। अभी मुझे लगता है यहाँ से पी वुड बी सेम और लिटिल लोअर, बट आगे जो बाजार बढ़ेगा मतलब इवन एग्रीगेट में या स्टॉक में वो है अर्निंग्स ग्रोथ से। तो जो सस्टेन अर्निंग्स ग्रोथ, जो होप रैली खत्म हो गया है पोस्ट कोविड जो था उसका, उसी कारण से उतना ज़्यादा री रेटिंग हुआ। अब मुझे लगता है कि ये होप है कि भाई सब कंपनी जैसे आज PSU बैंक्स हैं या जहाँ भी रैली हो रहा है बड़ा, दैट इज़ ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। रामदेव जी, मुझे ना आपकी जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इस वेल्थ क्रिएशन स्टडी में, जो आप हमेशा आते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि फास्टेस्ट से ज़्यादा आप मोस्ट कंसिस्टेंट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और मोस्ट कंसिस्टेंट में मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि सबकी, एक खाली अदानी एंटरप्राइजेस को छोड़ दें और अदानी ग्रुप का एक थोड़ा सा एक अलग ही इस समय रन चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं, अल्काइल अमीन्स हो गई या आपकी L&T इन्फोटेक हो गई, आपकी SRF हो गई, आपकी डिवीज हो गई, सबका जो पैट है वो बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। 30-35% का कैगर है या तो उसी कारण से इस कैटेगरी में आते हैं ना। ये तो भाई जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, एंड दिस इज नॉट फास्टेस्ट, दिस इज फास्टेस्ट अमंग द कंपनीज विच एवरी ईयर आउट परफॉर्म। सो आपने टच किया, कोई भी टाइम में खरीदा, यू मेड मनी। सो दिस इज दैट कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ कंपनीज। सो वो कैटेगरी ऐसी है। और इसमें जैसे आपने बोला अल्काइल अमीन्स, कोफोर्ज, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, डिवीज, तो इसमें काफ़ी आपको पावरफुल कंपनीज मिलेंगे जिसमें मे बी देयर इज सम करेक्शन और समथिंग, बट दीज कंपनीज हैव सम एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी which is superior than others, or maybe they have the size advantage. There is something, it is worth researching कि भाई हम आगे इसमें क्या करें।
एस्ट्रल भी है इसमें, वरुण बेवरेजेस में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे काफी रिटेल व्यूअर्स हैं, तो एक ये जो आपने इतने साल से वेल्थ क्रिएशन स्टडी कर रहे हैं, ये जो मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स रहते हैं नॉर्मली चेंज होते हैं या नॉर्मली सेम ही रहते हैं? मतलब क्या इनका एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जो आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकता है? देखिए, ये हमने बहुत डेटा रन किया 2 महीने, तो आपको मालूम है आजकल कंप्यूटर भी इतने फास्ट हो गए हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कोई चीज़ जो है ना उसका फोरकास्टिंग एबिलिटी नहीं है। आपका जितने भी पास्ट डेटा देखेंगे, somehow they have been fully exploited. They might be good for next 1 year. ओके, मतलब ये 5 कंपनी खरीद लें आप, शायद हो सकता है कि आप इसमें पांचों का एक साथ बास्केट बनाएंगे तो अगला एक साल बहुत अच्छा चलेगा, दूसरे साल थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे चौथे साल से मतलब उसका इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। तो बाजार को जितना कुछ मालूम है वो वैल्यूएशन में आज आ गया है, ये जान के रखिए आप। सो यू हैव टू फाइंड समथिंग विच मार्केट डजंट नो फॉर यू टू मेक सुपीरियर मनी। चलिए, एक 2023 की फिर थीम्स उसमें आपने एक डिस्कस किया, कंसिस्टेंट्स एंड वोलेटाइल्स, द 2 डायमेंशंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो इसमें बताइए आप क्या मेन थीम देख रहे हैं 2023 की? कहाँ आपको लग रहा है कि वेल्थ क्रिएशन हो सकती है? देखिए, ये क्या है, दिस इज अ concept of we have divided the entire universe of listed companies into 2 categories, consistents and volatiles. So मतलब उसको हिंदी में आप बोलेंगे तो शायद आपके पास ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा। सो लगातार जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी, लगातार मतलब हर साल ब साल कमाती कंपनी, मतलब आप बोल सकते हैं भाई इस साल 100 कमाया तो अगले साल 110 ही कमाया गया, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, यू नो। जैसे तो वो उस टाइप की जो कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंट है, और कई जो है कभी 40 करोड़ का कमाएंगे, फिर 10,000 करोड़, फिर उसका लॉस, यू नो, उस टाइप की, मतलब उनकी पुरानी आदत ही ऐसी है। सो नेचर ऐसा वोलेटाइल है, मतलब परिवर्तनशील है। बिल्कुल, एक लगातार एक कंसिस्टेंट है और दूसरा जो है प्रेडिक्टेबल है और दूसरा जो है कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो दुनिया 2 टाइप में बटी हुई है। लेकिन जो हम मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जो हमने QGLP और बाय राइट सिट टाइट जो बात की, दैट इज एप्लीकेबल इन कंसिस्टेंट कंपनीज। ठीक है, जहाँ पर जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, बाय राइट सिट टाइट नहीं कर सकते। वहाँ पर बाय लो एंड सेल हाई, यू हैव टू रन। सी उसमें होता क्या है कि जब आपका डिस्पेयर मोड होता है, जब बहुत खराब समय आता है कंपनी में, तो साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर्स जो है ना बहुत नीचे दाम में बेच चलाते हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बाय। एंड जब बहुत अच्छा समय आता है तो इन्वेस्टर इतना उतावला हो जाता है कि उसको कुछ भी भाव देता है। सो वो दोनों सी अर्निंग्स भी बहुत खराब है, अर्निंग्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो इसका इन्वेस्टर का जो बर्ताव है उसका आपको एडवांटेज लेना पड़ता है। और वो जो है खराब को बहुत खराब कर देता है और अच्छे को सब आसमान में चढ़ा देता है। उसमें रामदेव जी, एक बस मैं हमेशा ये चीज पूछता हूँ कि उसमें हाइंडसाइट के साथ हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट था जहाँ पर वो हो गया था, उसको प्रीएम्प्ट कैसे करें? कि चलिए, प्रीएम्प्ट का तरीका है, देखिए मतलब मैं उस टाइप का हूँ नहीं। मैं पैदाइशी तेजी मंदी बोलने वाला हूँ, समझे ना? आई मीन दैट इज हाउ आई बिहेव, दैट्स माय कंस्ट्रक्ट। ठीक है, लेकिन जो जैसे राकेश और थे, मतलब he was master of buying when things were bad and selling out। तो ठीक है, एक बार आपने नीचे में खरीद लिया तो मतलब then you are smart, you know। तो वो चीज़ जो है ना कि खराब समय में कंपनी के साथ ज़्यादा ध्यान देने का, जैसे डिजिटल है, हम डिजिटल में गर्म कब थे? लास्ट ईयर थे। अभी डिजिटल की उतनी मतलब गर्मी नहीं आती, बट अब दिस इज द टाइम। अब 70% गिर चुके हैं सारे के सारे। अब जो है ना वो डिस्पेयर मोड में है। HPPP आया, उसे बहुत खराब दिखता है, PSU है, 10,000 घाटा हुआ ये, बट दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट देम। तो ये जो खराब समय में जो है ना, मतलब क्या, लेकिन अंदर से हमको नहीं लगता है, लेकिन देयर आर पीपल हु आर डिजाइन फॉर दैट। ठीक है, सो वोलेटाइल कंपनी में आपको खेलने का है, दैट इज द ओनली वे, बाय लो सेल हाई। कंसिस्टेंट कंपनी में कैन डू बाय एंड होल्ड, इवन इफ वहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप वहाँ हाई लेवल पे भी ले लेंगे तो आगे जाके मार्केट आपको थोड़ा तकलीफ देगा, आपको तो कोटेशन लॉस देगा, लेकिन वो आगे आपको ठीक कर देगा। लेकिन बाय एंड होल्ड इसमें वोलेटाइल में तो ऐसा है, यदि इफ यू डोंट गेट आउट यू आर स्टक फॉर द होल लाइफ। तो एक पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, कितना हिस्सा वोलेटाइल? मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडेक्स का क्या बनावट है। 72% ऑफ द इंडेक्स इज कंसिस्टेंट, ओके, टू ओनली 28% इज वोलेटाइल। ओके, हाँ, ये मतलब आज का कंस्ट्रक्ट है मार्केट कैप वाइज। ओके, बट नंबर ऑफ कंपनीज इज लाइक 32 कंपनीज आर कंसिस्टेंट और 18 कंपनी जो है वोलेटाइल है, एज पर आवर डेफिनेशन। ओके, तो एज पर योर डेफिनेशन ये एक क्लियरली एक, और पूरी की पूरी स्टडी मैं कर भी रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें आपने ये सारी की सारी कंपनीज को डिवाइड भी किया उनके हिसाब से। तो
अब आगे जाते हुए एक जो 4 एक इंडस्ट्री लेवल फैक्टर्स आपने कंसिडर किए हैं, नेचर ऑफ डिमांड, कंपेटिटिव लैंड स्पेस, वैल्यू इनफ्लो आउटफ्लो और गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन मतलब कितना इसको इम्पैक्ट करेगा आगे? देखिए, आपका बिजनेस में उसका इम्पैक्ट है कि नहीं उसके ऊपर है। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर हैं, आप गोदरेज कंज्यूमर हैं या हॉर्लिक्स वाले हैं, या तो उसमें क्या गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है। बारिंग अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, जब उसमें वो कह देते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा क्रूड प्राइस बढ़ गया, आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, वो एक अलग मोर डायरेक्टिव। हाँ, मतलब हाथ पकड़े कोई कुछ करता नहीं वहाँ पर। मतलब बिजनेस इज बेसिकली अलाउड टू बी रन फ्रीली, इवन ब्रोकिंग इज अलाउड टू बी रन फ्रीली, फाइनेंशियल सर्विसेज आर रन फ्रीली. I mean, except for SEBI's regulation, but that is not price regulation. It is just to keep the flock together. The rules of the game. But basically, it's a free market. Okay, तो जहाँ लेकिन क्या है, जैसे आपका HPPP IOC है या कोई भी दूसरा सेक्टर जहाँ पर भी डायरेक्ट इंटरवेंशन है, टेलीकॉम है या जहाँ पर ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जब गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है तो उससे जो पूरा जो एक जो ढांचा बना रहता है कंपनी का, जो मोमेंटम रहता है वो खत्म हो जाता है. जैसे स्टील में हुआ था. स्टील हुआ है, स्टील में हुआ आपका ये HPPP इज राइट नाउ दे आर गोइंग पासिंग थ्रू. सो ये जो उससे क्या होता है कि जो एक लगातार जो प्रॉफिट कमाती हुई कंपनी होती है, वो कंज्यूमर कंपनी सब HPPP IOC, उनको तो क्या है, प्रोसेस करके आपको रात को 1 लीटर तेल देते हैं आपको, तो आपको उनको 2-5 टका बनना ही चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. यू नो, गवर्नमेंट समहाउ इन देयर ओन what you call exigency or need, they need जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर है तो वो अपना जो सॉवरेन पावर है यूज़ करते हैं वो. लेकिन उससे क्या बिजनेस का जो लगातार जो प्रॉफिट बनने का एक ये रहता है, जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो खत्म आती है. और जैसे वो खत्म हुई आपका वैल्यूएशन खत्म आता है. सी वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट अ लॉट. सी ग्रोथ विल गिव यू नंबर्स. मतलब 100 का 200 होगा तो क्लियरली यू आर डबल द, एटलीस्ट डबल वैल्यूबल. बट द मल्टीपल इंक्रीज एंड डिक्रीज, हमने उसका स्टडी नहीं किया है, बट मल्टीपल इंक्रीज एंड डिक्रीज इफ यू विजुअली सी हैज इट आल्सो कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी. यदि आप कंसिस्टेंट है तो मैं वही कंसिस्टेंसी से ग्रोथ लूंगा और वही कंसिस्टेंसी से फिर मल्टीपल बढ़ाऊंगा. अच्छा रामदेव जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, और ये थोड़ा सा लोगों को खैर आप आपने एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की थी एक टाइम पे हीरो होंडा में, जो अब हीरो मोटो है. मैं देख रहा था कंसिस्टेंट सेक्टर्स और वॉलेटाइल सेक्टर्स. कंसिस्टेंट सेक्टर्स में ऑटो एंसिलरीज और वॉलेटाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल. तो ये डिफरेंशियल किस लिए है? क्योंकि एंसिलरीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सेक्टर के जो विद इन सेक्टर्स चर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इसलिए कि ऑटो एंसिलरीज एक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाती हैं क्योंकि आपका एक क्लाइंट शायद अच्छा कर रहा है, दूसरा क्लाइंट शायद खराब कर रहा है. लेकिन ऑटोमोबाइल जो है वो सिक्लिकल है, इसके लिए वो शायद वोलेटाइल सेक्टर में. ये थोड़ी सी डायकोटमी लगती है. नहीं, हाँ, मतलब है रिपोर्ट में क्लियरली. सो सी ऑटो एंसिलरीज आर अगेन पास थ्रू एंड दे हैव एक्सपोर्ट एंड दे हैव सेकेंडरी मार्केट. लेकिन जो आपके ऑटोमोबाइल होते हैं वो OEM होते हैं खाली. यदि आपने कार खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया तो वो मारुति में वॉलिटिलिटी आ जाएगी. लेकिन जो उसका ऑटो एंसिलरी है, उसका जो कंपोनेंट वाला है, वो या तो मारुति देगा, कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकता है और आफ्टर सेल्स मार्केट में बड़ा होता है. सो जनरली जो अच्छे स्मार्ट ऑटो एंसिलरीज होते हैं, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू बैलेंस द मार्केट इन सच वे बिटवीन OEM एंड आफ्टर सेल्स कि OEM 10-20 टका गिर भी जाए तो आफ्टर सेल्स में वो मजा कर लेते हैं. यू नो, सो उसी कारण से. लेकिन ऑटोमोटिव वाला कुछ नहीं कर सकता. यदि टेल्को ट्रक का डिमांड नहीं है तो उसको कम ही करना पड़ेगा प्रोडक्शन. तो रामदेव जी, मुझे एक सवाल आया है अभी एक्चुअली. किसी ने पूछा कि आप जब रामदेव जी से पूछे कि जो कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है, इनकी क्या क्वालिटीज होती है, हम क्या क्वालिटी देखें कंपनी में जिससे हम एक ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये इसने कुछ तो किया होगा जिससे एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा होगा. हाँ, तो वो देखिए, हमने 4-5 फैक्टर जो हमको समझ में आया, जो हमने कॉमनली, हम कंपनी बाई कंपनी जाते हैं, उसको जो फैक्टर्स दिखता है उसको अलग करते आते हैं. एंड देन वो कॉमन फैक्टर बन जाते हैं. वो हमने अपने रिपोर्ट में लिखा है. आज शाम को भाई साहब को रिपोर्ट मिल जाएगा एंड देन यू कैन रीड. एंड देन आफ्टर सी व्हेन यू सी कंसिस्टेंसी एज अ कैरेक्टरिस्टिक, भाई आप 10 साल से कोई कंपनी जो है 100, 110, 120, 140 में भी 130, फिर ऐसा करके, जैसे HDFC बैंक जो है ना, आपको कंसिस्टेंट समझना है. व्हाट इज HDFC बैंक? 25 साल से हर साल लगातार मिनिमम 17%, कोविड टाइम में मिनिमम 17% ग्रोथ है. तो ऐसा तो मतलब ये अपने आप में एक ड्रीम है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. तो उससे ये समझिए कि आप पीछे देखें. आप सी फ्यूचर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपका पीछे जो है, जो पास होता है कंपनी का, उसके ऊपर लोग उतना रिसर्च नहीं करते. आप पीछे देखें कि कंसिस्टेंट है कि वॉलेटाइल है. जनरली जो बदमाश लड़का रहेगा वो आगे भी बदमाश रहेगा.
जो अच्छा रहेगा ऐसा समझा जाता है, बिल्कुल समझा जाता है, लेकिन पूल के पाप या बचपन में मालूम दिख जाते हैं। हाँ, तो वो वैसे ही है। तो यदि आप 15, 20, 25 साल कंपनी का स्टडी करें ना, तो कंपनी लेवल पे आप लोग समझ आए क्यों कंसिस्टेंट है वो। हमने जो ब्रॉड फैक्टर्स वो लिख दिए, लेकिन हर कंपनी का अपना यूनिक एडवांटेज होता है, यूनिक प्राइसिंग पावर होता है, यूनिक एंड हमको जो सबसे बड़ी चीज़ क्या मालूम, जो एंटरप्रेन्योर का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होता है कि भाई वो कुछ भी तरीके से ऐसा कुछ करता है कि भाई देखिए, जो बिजनेसमैन है वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का डिमांड यदि कंसिस्टेंट है तो उसको 8 से 10%, 5 से 6% जो भी उसका कंसिस्टेंट मार्जिन है वो मिलना ही चाहिए, बिकॉज ही इज़ बाइंग इन बल्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो लेकिन इतना अच्छा एग्जीक्यूशन है क्या, ऐसा प्राइसिंग पावर उन्होंने बना रखा है क्या कि मैं एकदम नैरो बैंड में मैं चलाऊँ। तो वो जो है इट इज़ क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो ऑफ द एंटरप्रेन्योर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, कि चाहे वो नेचर ऑफ डिमांड हो, चाहे वैल्यू माइग्रेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे लीडरशिप हो, ये तो सब है। बट उसके बाद यू कांट टेक अवे द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड दैट डिफरेंशिएट्स। आप मैनेजमेंट से मिलने जाएँ और कंपनी देखें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलिए, समझ गया। तो ये रिपोर्ट आज शाम को रिलीज होगी और शायद आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल सब जगह, ऑल ओवर। हाँ, तो ये रिपोर्ट अवेलेबल होगी और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि ये स्टडी आप डाउनलोड करिए और पढ़िए उसको। बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलती है, मैं खुद इसको पढ़ता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि हमको थोड़ी जल्दी मिल गई रामदेव जी की वजह से, लेकिन आपको शाम को मिल जाएगी रिपोर्ट, उसको स्टडी करिए और उस पर फिर एक ध्यान दें। अच्छा, उसमें से एक रामदेव जी, क्योंकि अब हम थोड़ा हमारे व्यूअर्स एक रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स पे भी बात करना चाहते हैं, एक की टेक अवे जो आ रहा है कि वर्स्ट ओवर फॉर टेलीकॉम सेक्टर। आप लिख रहे हैं कि भारती एयरटेल जो है एक सरप्राइज एंट्री है टॉप 10 में आफ्टर बीइंग आउट ऑफ टॉप 10 लास्ट ईयर। तो ये एक इंडिकेटर है, शायद एक वर्ष यहाँ पे खत्म हो गया है। ये इस पर थोड़ा सा अगर आप और रोशनी डालना चाहें तो। सो भारती, आई मेड फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट मनी इन 2003 to 2006। जी हाँ, 3 साल में करीब 50 आईपीओ भी नीचे आ गया था वो। नहीं, हाँ, उस समय आईपीओ नीचे, शुरू में तो 2002 में आईपीओ हुआ 45 में, देन 19 का भाव गया था, वी बॉट एट 24 और वहाँ से फिर 1150 का भाव हुआ, 1180 बिफोर बोनस। जो अभी आपका क्या भाव है? अभी 850 के। हाँ, तो 850 मतलब 1700 का भाव, 1700 का। तो वो कहानी, फिर उसके बाद पूरा 12-15 साल ये सब ये बेयर मार्केट, हाँ, पूरा बेयर मार्केट, वो जो इतने ज़्यादा प्लेयर्स। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, one of the biggest problem for consistency and volatile is the incumbent fight। तो जो टेलीकॉम में डिस्पाइट देयर ओनली 3 players, इनकम्बेंट फाइट बहुत इंटेंस था, वो आपको सबको मालूम है। अब हमको ऐसा लगता है कि सब जो है, जितने चाहे रिलायंस हो, भारती हो, आइडिया हो, BSNL हो, जो भी हो, अब इनमें सब में क्या है, एक शांति हो गई, मतलब एक सीज फायर हो गया। अब यहाँ से जो है ना, सबको पैसे कमाने और इतना जो बेसिक इंडस्ट्री है इंडिया का, और फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आप उसमें लॉसेस में नहीं चला सकते, या इवन 2-4% ROC में नहीं चला सकते। सो यू हैव टू अर्न द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब सुलह हुई है और इसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिटी आगे भी आएगा, 5G 6G सब आएंगे और बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो दे हैव टू अर्न देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से सेटबैक नहीं आएगा। अब ये मेरा समझ है, मतलब बाकी जो इन्वेस्टर होंगे जो भी, और वो जो 4-5-6 साल तक ये जो कंसिस्टेंसी रहेगा, दिस इज द पीरियड इन विच यू विल मेक, आई मीन इट डिपेंड्स हाउ गुड इट इज, बट यू कैन मेक सम सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, एक और जो चीज़ जो रामदेव जी की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ में आई है, 27 की 27 वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ में आई है, वो ये है कि इस बार भी 10 में से 7 जो आपकी फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनका मार्केट कैप 3000 करोड़ से कम था। और आपका ये मानना है कि हर मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे? मिलते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएंगे। तो ये मतलब एक थोड़ा तो लॉटरी भी है। आप 5 खरीदें, एक आध चलेगा। बिकॉज क्या होता है, कई चीज़ें इवन एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं है। जब ये एंटरप्रेन्योर को नहीं मानो तो इन्वेस्टर को क्या मालूम पड़ेगा। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती है, पर्टिकुलर इन वैल्यू माइग्रेटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि भाई कहाँ पर किस कंपनी को कितना बड़ा लॉटरी लग जाएगा वो। अच्छा, दूसरा क्या, री रेटिंग ऑल्सो। एक तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ हो गया, ऐसे 40% से हर साल अर्निंग्स ग्रोथ हो गया। जैसे अभी मेरे लगता है ये क्रेडिट साइकिल में कुछ PSU बैंक्स या कोई इवन प्राइवेट सेक्टर स्मॉल बैंक्स जो टर्न अराउंड होंगे, उनका 40-50-60% अर्निंग्स ग्रोथ 4-5 साल आएगा। हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स में, आ रहा है। हाँ, अब उसमें क्या है, अभी मान लो 10 का P है, वही दिन मान लो 20 का P हो जाए और अर्निंग्स मान लो 4 गुना बढ़ा, तो 8-10 गुना 3-4 साल हो सकता है। ये एक लॉटरी वाली। अब आप 10 कंपनी है, उसमें आप 2 खरीदे, आपके 2 में तो री रेटिंग नहीं हुआ, लेकिन बाकी 2 में वो 5 का जो है 15 हो गया।
थोड़ी किस्मत की बात होती है। तो सिंस आपने ये बात कर दी ऑलरेडी रामदेव जी, ये जो पीएसयू बैंकों में कितनी बड़ी रैली आई है और इतना बड़ा जो क्लीन अप हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था जब आप पहली बार मेरे शो में आए थे, हिंदी वाले शो में, आपने पूरा बताया भी था मुझे कि देखिए कितना क्लीन अप हो चुका और यहाँ पे एक जबरदस्त मूव आने वाला है। सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पीएसयू बैंक। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये साइकिल अभी भी स्ट्रांग है काफी? देखिए क्रेडिट साइकिल के ऊपर है। जो अभी तो 12 कोविड के बाद तो पहली बार तो लैंडिंग चालू हुआ है, तो बुक इतना जल्दी खराब नहीं होने वाला है। अच्छा आईबीसी भी है, तो क्या बड़ा कॉर्पोरेट लोन जहाँ पर तकलीफ आती है वो नहीं होगा। मेरे लगता है इस बार यदि मान लो सब बैंक से सब कंज्यूमर लोन ही करेंगे तो इतना इंटेंस फाइट हो जाएगा कि कंज्यूमर बुक ही खराब हो जाए। आई मीन लास्ट टाइम कॉर्पोरेट बुक खराब हुआ था, इस बार हो सकता है ट्रबल माइट कम। सब डर रहे हैं कॉर्पोरेट से, लेकिन कॉर्पोरेट में ही शायद सब अच्छा हो, बिकॉज आईबीसी है, सब डरे हुए, लेने वाले भी डरे हुए, देने वाले भी डरे हुए। कंज्यूमर में कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन कंज्यूमर में क्या है, सब बहुत तूफान में है। तो हो सकता है कि अभी तो सब ठीक है। अभी मतलब राइजिंग एम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग इनकम है, रीपेमेंट बहुत अच्छा है, पर्सनल बैलेंस शीट्स आर डिलीवरेज, तो सब अच्छा है। लेकिन 2-3 साल के बाद लैंडिंग के बाद वो एक एम्बिशन बैंक का बढ़ता है, हर बार हुआ है, वो होने वाला है। अब जाती कंज्यूमर में होगा कि जाती इंडस्ट्रियल में होगा, वो समय बताएगा। लेकिन वो मार्केट दिखा रहा है ना, अभी कॉर्पोरेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंज्यूमर बैंक्स के मुकाबले। कॉर्पोरेट तो इतनी पिटाई हुई थी कि अब वो उसके कारण से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक बार हो गया भाई, जो आपका जो होप रही था हो गया। उसके बाद तो जो है फिर दूध का दूध पानी का पानी, फिर देन विद कॉर्पोरेट और कंज्यूमर दे विल ऑल गेट मिक्स्ड, यू नो। अच्छा रामदेव जी, बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, अब वो थोड़ा करंट मार्केट को लेकर। थोड़ा डर लग रहा है क्या? मैं देख रहा था कि जो निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ऑल टाइम हाई पर है इस समय, और जो एमएससीआई इंडिया का वेट है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में वो ऑल टाइम हाई पर है, और वैल्यूएशन प्रीमियम जो है हमारा इमर्जिंग मार्केट प्रीमियम से वो ऑल टाइम हाई नहीं होगा। अब थोड़ा चाइना पर चल गया ना, थोड़ा चल गया चाइना, थोड़ा तो कम 25%। अरे भाई प्रार्थना करो चाइना 30-40 तक चल जाए तो हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन वैसे स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको थोड़ा मार्केट में लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रॉथ तो है ना, थोड़ा फ्रॉथ है, काफी चल गया है। और वो एनर्जी नहीं, जो न्यू हाई का जो मजा आता है ना, सेलिब्रेशन है, सीएनबीसी फटाके फुट रहे हैं, ऐसा मतलब माहौल नहीं है। वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले करते थे तो मार्केट का टॉप बना देता था, तो हमें कई लोगों ने कहा कि प्लीज मत करिए। तो इसके लिए आप तो अपना काम करते जाइए, बाजार अपना काम करेगा। लेकिन क्या है, थोड़ा एनर्जी जो है ना अर्निंग साइड में थोड़ा कम है। एक तो क्या लिक्विडिटी टाइट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज गोइंग अप, ग्लोबल एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन, इंडिया इज शाइनिंग फॉर श्योर। सारी दुनिया डूबी हुई है, हम 5-6%, 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विच इज इट स्टैंड्स आउट। ओके, दूसरा क्या, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के ऊपर कम है क्योंकि सबने प्रॉफिट यहाँ बुक किया है, क्योंकि यहीं बिका। लेकिन इंडिया इज बिकमिंग अभी 3.5% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप है। अभी देखते देखते 5-7 साल में 5% मार्केट कैप हो जाएगा। आपका लोकेशन 1%, 1.5% से नीचे है, तो मतलब आप कितना बेचोगे इंडिया में? बिकॉज समबडी विल से कि भाई तू अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडिया करंट से, Who told you to be smart? Go and wait it. नहीं, मुझे याद है आपने बोला भी था एक बार कि जो जितने बेच के जा रहे हैं सब डबल रेट पे वापस लेना पड़ेगा उन्हें। रामदेव जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट शाम को अवेलेबल होगी, आप पढ़िएगा इसको। मैं आज इसी रिपोर्ट को पढ़ने वाला हूँ, पूरी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, और 27वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आई है, वेल्थ क्रिएशन के 27 दमदार साल, और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि अगले 27 साल भी भारतीय मार्केट में अगले 27 के उससे ज़्यादा दमदार रहेंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद मार्केट्स और खबरों का सिलसिला यहीं चलता रहेगा CNBC आवाज़ पर।